आप कुछ बदलते नहीं हैं तो कुछ बदलेगा नहीं। यह एकदम सरल 2 चरणों की प्रक्रिया है। यह तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीतों से खुद को साबित करें। पहले यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह प्रत्येक स्तर पर हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति हो, टीम हो, समुदाय हो या राष्ट्र हो। आप किसके समर्थन में रहना चाहेंगे? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं और कई लोग तय नहीं कर पाते कि शुरुआत कहां से करनी है, लेकिन वे जानते हैं कि किस तरह के नतीजे उनको चाहिए। वे 6 पैक एब्स चाहते हैं, कम बेचैन होना चाहते हैं या फिर अपना वेतन दुगना करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है। अब आप जिस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं उसके परिणाम से उल्टा चलना शुरू कीजिए और पीछे तक आते हुए पूरा तरीका समझ लीजिए। आप अपने आप से पूछें, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो मेरी इच्छा वाला परिणाम हासिल कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो नई भाषा सीख सकता है? वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो सफलता से स्टार्टअप्स चला सकता है? उदाहरण के लिए, वह किस तरह का व्यक्ति होता है जो पुस्तक लिख सकता है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जो नियमित और भरोसेमंद हो। अब आपका पूरा जोर पुस्तक लिखने यानी परिणाम आधारित के बजाय ऐसा व्यक्ति बनने की ओर चला जाता है जो नियमित और भरोसेमंद यानी पहचान आधारित हो। यह प्रक्रिया इस तरह की मान्यताओं को बढ़ावा देती है, जैसे मैं इस तरह का टीचर हूँ जो विद्यार्थियों के लिए लड़ता है। मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ जो हर रोगी की जरूरत के हिसाब से समय और सहानुभूति देता है। मैं इस तरह का मैनेजर हूँ जो कर्मचारियों की वकालत प्रबंधन के आगे करता है। एक बार आपने समझ लिया कि आपको किस तरह का व्यक्ति बनना है, तो आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं ताकि आपकी इच्छित पहचान सुदृढ़ हो सके। मेरी एक दोस्त है जिसने 100 पाउंड तक वजन कम किया है। उसने खुद से पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? पूरे दिन वह इस सवाल को एक गाइड के रूप में प्रयोग करने लगी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चलकर जाएगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरीटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने पाया कि यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती रही तो कुछ समय बाद वह उसी की तरह बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में शामिल प्रमुख विषय फीडबैक लूप से हमारा परिचय कराती है। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह 2 तरफा मार्ग है। सभी आदतों का बन जाना फीडबैक लूप होता है। इस अवधारणा के बारे में अगले अध्याय में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि परिणामों के बजाय आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान इस लूप को संचालित करें। ध्यान हमेशा उस जैसा व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, कुछ खास नतीजा प्राप्त करने पर नहीं। आदतों की अहमियत का वास्तविक कारण। पहचान में बदलाव आदत में बदलाव का नॉर्थ स्टार होता है। इस पुस्तक के शेष भाग में आपको अपने भीतर, अपने परिवार, अपनी टीम, अपनी कंपनी और जहां भी आप जाते हैं उसमें बेहतर आदतों को डालने के कदम दर कदम निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वास्तविक सवाल है, क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति बन पा रहे हैं जैसा बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या और कैसे नहीं, वरन कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, अन्यथा बदलाव के लिए आपकी खोज बिना पतवार की नौका के समान होगी। और इसीलिए हम यहाँ इसे शुरू कर रहे हैं। आपके पास खुद के बारे में जो मान्यताएं हैं उन्हें बदलने का सामर्थ्य भी है। आपकी पहचान कोई जड़त्व पत्थर जैसी नहीं है। हर क्षण आपके पास अपनी पसंद होती है। आप आज चुनी गई आदतों के आधार पर उस पहचान को चुन सकते हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं। यही इस पुस्तक का गहरा उद्देश्य है और आदतें क्यों मायने रखती हैं उसका वास्तविक कारण है। अच्छी आदतों को बनाने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि पूरे दिन इसमें खुद को झोंक दिया जाए। यह हर रात एक दांत चमकाना, हर सुबह ठंडे पानी का शावर लेना या हर दिन एक ही कपड़े पहनना जैसा नहीं है। यह सफलता के लिए बाहरी परिणामों को हासिल करने के बारे में भी नहीं है, जैसे ज्यादा पैसे कमाना, वजन घटाना या तनाव घटाना। आदतें आपको यह सब उपलब्ध करा देंगी, लेकिन बुनियादी रूप से आदतों से तात्पर्य कुछ प्राप्त कर लेना नहीं है। उनका तात्पर्य कुछ बनना होता है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। आदतें ऐसा मार्ग होती हैं जिनके माध्यम से आप अपने बारे में सबसे गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। फाइनली आप वही बनते हैं जो आपकी आदतें होती हैं। अध्याय का सार। 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है।
हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होती है जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तारित करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, यद्यपि वे ऐसा कर सकती हैं, बल्कि इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल देती है। चैप्टर 3, 4 सरल तरीकों से बेहतर आदत कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदत बनने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपकर्म करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर वह बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाजा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाजा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाजा खुला वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों को दोहराने के बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया: जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं? क्यों दिमाग इसे बनाने की चिंता करता है? एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। हमारा दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीख रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उससे पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है: प्रयास करना, विफल होना, सीखना
अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय हल ही आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी करते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपको सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञानात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसी आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी अब वह स्वचालित हो गया है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसीलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रह सके कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुरत कर देंगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं ढाल सकता जिसमें मैं रस ना ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देगा? मुश्किल से ऐसा होता हो। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती हैं, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती हैं, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान बनाकर ही आप अपने दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व संभले और संपादित होते हैं तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वह अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत यानी क्यू, ललक यानी क्रेविंग, प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स और पुरस्कार जो कि रिवॉर्ड है। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वह कार्य करती है और उसे सुधारें कैसे। ये 4 चरण ही आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है। यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे।
आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। आपका दिमाग सतत रूप से आपको भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कराता है कि आप पुरस्कार के नजदीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक यानी क्रेविंग दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वह बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनियां मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती हैं। जब तक व्याख्या न हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वालों के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल सकता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपको इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती हैं। पहला, वे हमें संतुष्ट करती है। दूसरा, वे हमें शिक्षित करती है। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पीना आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए जरूरी है। पदोन्नत होने से ज्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं और डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे तात्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए तो पुरस्कार आपको ललक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा हैं, जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा कर देते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर दें तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर सकेंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता है तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं। सभी 4 के बिना व्यवहार दोहराएगा भी नहीं। संक्षेप में कहें तो संकेत ललक को बढ़ाता है, जो प्रतिसाद के प्रति प्रेरित करता है, यही पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये 4 चरण एक साथ न्यूरोलॉजिक फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती हो, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने तक हर पल एवं लगातार चलती रहती है और हर गतिविधि पर सक्रिय होती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा।
विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में हो जाती है और हम उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते हैं, जबकि हर चीज पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत तथा ललक होती है और आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार आ जाता है और यह तब होता है जब आप काम करते हैं और इच्छित बदलाव को हासिल करते हैं। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द के आभास की होती है, जिससे आप राहत पाना चाहते हैं। तीनों तरह से हर आदत का मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करने का होता है। सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हैं और लाइट का स्विच चालू करते हैं। आपने इसे आदत के रूप में इतनी बार किया है कि आप अब बिना सोचे कर देते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम वयस्क हो जाते हैं तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी को चला रही हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात पर चिंतन नहीं करते हैं कि हर सुबह हम किसी एक ही पैर के जूते के फीते पहले क्यों बांधना आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या हम लौटने पर आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों के बाद हम खुद अपने आप इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर उस बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं। परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यवहारिक संरचना में बदल दें, ताकि हम अच्छी आदतों को बना सकें और बुरी आदतों को खत्म कर सकें। मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूँ और यह अच्छी आदतों को बनाने और बुरी को खत्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं जो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में होते हैं तो यह लगभग असंभव होता है। हम इन नियमों को उलटकर यह जान सकते हैं कि खराब आदत को कैसे खत्म करें। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना हो जाता है कि यह 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास है। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार परिवर्तन के ये 4 नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तथा लगभग हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। चाहे आप कैसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो, इन नियमों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं वह क्यों नहीं करता जो मैं कहता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद नहीं कर रहा हूँ, या सेवानिवृत्ति के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज में मैं क्यों अहम करता हूँ लेकिन मैं उसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को खत्म करने की कुंजी इन मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उसके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं कि आप किस तरह से एक ऐसी प्रणाली बनाने में उनका उपयोग कर सकते हैं जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरें और खराब आदतें लुप्त हो जाएं। अध्याय का सार। आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 नियम सरल हैं, जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनमें ये हैं: पहला, इसे स्पष्ट बनाएं। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा, इसे आसान बनाएं। और चौथा, इसे संतोषप्रद बनाएं। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। चैप्टर 4, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। यह कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे,
उन्होंने परिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला कि उस व्यक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज था और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्रवधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा, कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है। जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब शरीर त्वचा की सतह से निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला में अनजाने में ही यह क्षमता विकसित हो गई थी कि वह देखते ही पैटर्न पहचान लेती थी। वह यह समझा तो नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी बिल्प दुश्मन की मिसाइल की है और कौन सी उनके अपने बड़े विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रीले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह रडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी यह नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया था। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रमाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में भी अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस और स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नजर भी नहीं आते। मैंने यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन के जैसा होता है। यह सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया था, या सैन्य विश्लेषक ने रडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी थी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आपने इस पर सजगता से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को काम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस लेने के लिए नहीं कहना होता और न ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज देकर ही समझ में आए कि आपको खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी नजर रखते हैं जो आपके आसपास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है, जबकि आपको पक्का नहीं होता है कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नजरिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं। इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं, आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं। कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं, उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर लें तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी।
जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया है। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉर्पोरेट की नौकरी में आई। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं, वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी, क्या आपने हाथ धोए? मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफगार्ड के रूप में निकले थे और जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपकी आदतों को बढ़ाते हैं वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं हैं। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फोन, इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह सुनने के बजाय करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो ज्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती हैं। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीजों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है या फिर स्टेशन पर आती है तो वह ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारों को देखकर कहते हैं, सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% तक कम हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी के MTA सबवे सिस्टम ने एक इसका संशोधित स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट ऑनली है और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्ष में गलतियों से होने वाले सबवे की दुर्घटनाएं 57% तक कम हो चुकी हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अचेतन आदत से ज्यादा चेतना के स्तर तक बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है, कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं वह जरूरत की चीजों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियां रख ली हैं, मैंने अपना वॉलेट रख लिया है, मैंने चश्मा रख लिया है, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे और फिर जब हम कोई चीज हजारों बार कर देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। यह मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं से सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि यह सही भी है या नहीं। कामकाज में कई असफलताएं आत्मसजगता के अभाव में होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम करना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। उठना, अलार्म बंद करना, फोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, नहाना। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह अच्छी आदत है, यह खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है। यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास पॉजिटिव लिखिए, अगर वह खराब आदत है तो नेगेटिव। यदि न्यूट्रल है तो इक्वल टू लिखिए। किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बैगल खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहता है और मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है उसके लिए यह व्यवहार अच्छा हो सकता है। यह सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं।
आदतों की स्कोरिंग अन्य कारण से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेवल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती। आदतें बस प्रभावी होती हैं। वे समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहती हैं। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हों। इसीलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचाएं। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिणाम सकारात्मक रहता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, इस तरह से यह आपकी सेवा कर रही है, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह पाएगा। यदि आपको अब भी यह तय करने में परेशानी हो रही है कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न मैं यहाँ प्रयोग में लाता हूँ। क्या यह व्यवहार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में या खिलाफ वोट देती है? आदतें जो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती हैं, आमतौर पर वे अच्छी होती हैं। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदतें खराब मानी जाती हैं। जैसे ही आप आदत का स्कोर कार्ड बनाते हैं, तब पहले कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ यह देखना होता है कि वास्तव में चल क्या रहा है। अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे या फिर भीतरी आलोचना नहीं करें। गलतियों के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दें, न ही सफलता के लिए खुद को श्रेय देने का प्रयास करें। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हैं। यह कितना रोचक होगा कि वे इस तरह की चीज कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखिए कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं। तो यह देखिए कि आप जीवन को उसी तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थे। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहें। यदि आप समझते हैं कि आपको अतिरिक्त सहायता की जरूरत है, तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसे तेजी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा यह भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदत को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको आभास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हैं, तो जोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतें जोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है। यह नजरिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस तेजी से बोलना है, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की जरूरत के बारे में बता रहे हैं। यही असली अंतर लाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट्स स्कोर कार्ड जैसी रणनीतियां इस बात पर केंद्रित होती हैं कि आप अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह प्रतिसाद करें जो आपको लाभ पहुंचाए। पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपको अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट्स स्कोर कार्ड एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। चैप्टर 5, नई शुरुआत करने का श्रेष्ठतम तरीका। बेहतर व्यायाम की आदत बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली एक टीम ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला समूह नियंत्रित था। उन्हें सिर्फ यह कहा गया कि वह ये देखे कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उन्हें यह कहा गया कि केवल वर्कआउट को ही नहीं देखना है, बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम दिल की बीमारी के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खासतौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा दिन के समय। पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति के दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला,
लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसे अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों की ध्वनि। लेकिन इनमें 2 सबसे ज्यादा सामान्य संकेत होते हैं, समय और स्थान। क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक स्थिति आती है तो मैं वही रिस्पांस दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशाएं लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती हैं। चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिखकर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है या आंतों की जांच के लिए दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइकलिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहें। शोध करने वालों ने यहाँ तक पाया है कि जब भी लोगों को क्रियान्वयन की मंशाओं से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे, आप किस समय का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस बस से वहां जाने वाले हैं। सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकेंगे। पंच लाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहां वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि कब और कहां पर ये आदतें साकार होंगी। हम इसे अक्सर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ या मैं ज्यादा काम करना चाहता हूँ अथवा वोट देना चाहिए को खत्म करती हैं और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहां कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं, क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं। जब कार्रवाई का क्षण आता है तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। मैं डैश व्यवहार को नियत करते समय डैश समय पर नियत डैश स्थान पर करूंगा। ध्यान, मैं सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगा या करूंगी। पढ़ाई, मैं संध्या को 6 बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में स्पेनिश पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। व्यायाम, मैं संध्या 5 बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम करूंगा या करूंगी। विवाह, मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगिनी साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज्यादा होती है। यदि हमें आशा है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीजों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपको प्रगति की पटरी से उतार देती हैं, आपका ध्यान भंग करती हैं और आपको मार्ग से भटका देती हैं। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता कि हमें करना क्या है। जब आपके सपने धुंधले रहते हैं तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत बनाना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीजों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वह बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जैसन जोइंग का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को प्रयोग में लाने के लिए कई तरीके हैं।
स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फॉग से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूँ, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना, अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिद्रो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिद्रो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिद्रो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिद्रो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थे और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिद्रो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $150,000 से भी ज्यादा है। अचानक दिद्रो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिद्रो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीजें उस परिधान की तुलना में कमतर लगती थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीजें थी उनमें कोई तालमोल नहीं था, न ही सुंदरता थी। दिद्रो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेंत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीजें खरीदी। दिद्रो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज के बाद दूसरी चीज को खरीदने की प्रवृत्ति को दिद्रो इफेक्ट कहते हैं। दिद्रो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीजों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पीली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयर रिंग्स भी लेते हैं। आप सोफा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। जो आपने हाल ही में पूरा किया है उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवल को धोना है। तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हैं और इस तरह से कई चीजें जुड़ती जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले आएं। इसे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष रूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने के बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत को स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फॉग ने अपनी टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। डैश वर्तमान आदत के पश्चात मैं डैश नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए ध्यान। हर सुबह कप में कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगिनी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूँ और उसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह दिद्रो इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है। सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। पहला, सुबह कप में कॉफी भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। दूसरा, ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। तीसरा, दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद मैं तत्काल पहले काम पर आ जाऊंगा। या आदतों को इस तरह से संध्या में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। पहला, डिनर खत्म करने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूंगा। दूसरा, अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ कर दूंगा। तीसरा, काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोजमर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है: उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। उसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा, जो इस तरह का हो सकता है: उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुफ्त लेने के लिए आपकी पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है, जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरीके के साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं, जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती है। व्यायाम: जब मैं सीढ़ियां देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसी का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल: जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। वित्त: जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूंगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूंगा। सेहतमंद खाना: जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूंगा। न्यूनतम आवश्यकता: जब मैं नई वस्तु लूंगा तो एक को हटा दूंगा, यानी कम करूंगा। एक लाओ, एक बाहर करो। मूड: जब फोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूंगा और उत्तर देने से पहले मुस्कुरा दूंगा। विस्मृति: जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थल से जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूंगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूं। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतों के क्रम में समय और स्थान निहित रहते हैं। कब और कहां आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती हैं और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह ना बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य के साथ जुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उस आदत के ऊपर के क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना है। अपना हैबिट स्कोर कार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते ही हैं। उदाहरण के लिए बिस्तर से बाहर निकलना, नहाना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफी तैयार करना, नाश्ता करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, दिन का काम शुरू करना, लंच करना, दिन का काम समाप्त करना, काम से आकर कपड़े बदलना, रात के भोजन के लिए बैठना, लाइट्स ऑफ करना, सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आपके साथ जो हर दिन घटित होता है, दूसरे कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म होता है। इन 2 सूचियों के साथ ही आप यह सोचने लगते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदत को किस सबसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे देता है जब संकेत स्पष्ट हो और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुशअप को शुरू करना चाहा, मेरी आदत का क्रम था जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूंगा तब 10 पुशअप्स करूंगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं यह जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुशअप्स करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें? मैं इसे कहाँ कर सकूंगा? कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदत का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा तब अपनी डेस्क के पास ही पुशअप्स कर लूंगा। मेरी अस्पष्टता खत्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते कि कैसे और कहाँ किए जाएं। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूँ तब मैं दांतों को ब्रश करता हूँ। जितनी ज्यादा सुदृढ़ता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कब काम करने का समय आ गया है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों को क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियां आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यावहारिक तरीकों में शामिल है। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहां कार्रवाई करनी है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं।
समय और स्थान दो संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है, मैं अपना डैश व्यवहार सही डैश समय और सही डैश स्थान पर करूंगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है, डैश वर्तमान आदत के बाद मुझे डैश नई आदत करनी है। चैप्टर 6, प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक के पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधार सकती हैं। वास्तविकता तो यह थी कि उनकी उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में रखे जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटरों को कैश रजिस्टरों के पास रखा गया था जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीजों के साथ बोतलबंद पानी की अनेक बास्केट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आई है, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई है। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीजों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ है। वहां खाने वालों से किसी ने भी एक भी शब्द तक नहीं बोला। वे स्वयं क्या हैं, केवल इस लिहाज से लोग चीजों का चयन नहीं करते, बल्कि यह भी देखते हैं कि वे किस स्थान पर हैं। उसका भी चयन पर असर पड़ता है। जब मैं रसोई घर में जाता हूं और मुझे टेबल पर कुकीज से भरी हुई प्लेट दिखती है तो मैं उसमें से करीब 1/2 दर्जन ले लेता हूं और खाना शुरू कर देता हूं, भले ही मैंने उन्हें हाथ में उठाने की सोची भी नहीं हो। यह भी जरूरी नहीं कि मुझे भूख लगी हो। यदि ऑफिस की सार्वजनिक टेबल पर हमेशा डोनट और बोगल्स रखे रहेंगे तो चलते फिरते बार बार कुछ नहीं खाना मुश्किल होगा। आपकी आदतों में बदलाव उस कक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है जहां आप हैं और साथ ही आपको सामने क्या संकेत मिल रहे हैं। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हों, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसाकर बात करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आसपास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था जिससे एक दमदार कथन बनता है, एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति का कार्य होता है, B = P, E। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसीलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसीलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए, जमीन पर रखी हुई चीजों के बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीजें अधिक खरीदी जाती हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड है स्टोर की अलमारी में वहां रखे जाते हैं जहां पहुंच आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है, जबकि उनसे सस्ते विकल्प वहां रखे जाते हैं जहां स्टोर में पहुंचना भी आसान नहीं होता है। खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल के लिए भी यही सही है। कई बार ये दुकानदारों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वहां लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए, कोका कोला की 45% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल की रैकों से होती है। लोगों को जब पता होता है कि यह चीज वहीं पर मिलेगी तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में मिलता है और स्टारबक्स इसीलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। यदि हम सोडे के बजाय पानी को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं, बस ये सर्वाधिक स्पष्ट विकल्प होते हैं, इसीलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसको समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है।
गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग या किसी भी पास की मछली की सरसराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसरी कोशिकाएं होती हैं जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहचानने में मदद करती हैं।